एसीसी कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। हमने अनुच्छेद पढ़ रहे थे। पहले क्लास में हमने कुछ अनुच्छेद कंप्लीट कर लिए थे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बन रहे थे हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोगों क्लास 2 में बात करेंगे। जो हमारा अनुच्छेद बचा था इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बोर्ड पर हमने कुछ अनुच्छेद लिखे हैं, हम एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में हमारे 3 इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, 124, 131, 137। 124 में क्या बताया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। एक 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 131 में इसमें क्या बात किया गया है? मूल आरंभिक अधिकार। मूल आरंभिक अधिकार, इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की बेसिक पावर है, मतलब इनके जो कुछ खुद के मतलब शक्ति है, इसमें मतलब केंद्र सरकार, मतलब सरकार का कोई हाथ नहीं है। इसमें यह बताया गया है मूल आरंभिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। मूल आरंभिक अधिकार, इनमें इनकी बेसिक पावर की बात की गई है अनुच्छेद 131 में। फिर इसके बाद 137 में क्या बताया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन। इसमें न्यायिक पुनर्विलोकन है, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब इसका अर्थ क्या है? इसमें जो संसद, मतलब जो केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, ये इसमें इनका यह काम होता है कि यह मतलब विधानसभा के मतलब खिलाफ कानून तो नहीं बना रहे हैं। इनका यही काम होता है कि अगर इनके खिलाफ कानून बना रहे हैं तो इनके जांच करवाएंगे। अगर संविधान के खिलाफ पाया गया तो उसको खारिज, मतलब समाप्त करवा देंगे। ठीक है, आपका ये तीनों कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद महान्यायवादी की बात करते हैं। यह एक पद है, मतलब भारत के प्रशासनिक पद होते हैं, जिसमें IAS अधिकारी जो होते हैं उनकी बात की गई है। 76 में इनका महान्यायवादी पद की बात की गई है। महान्यायवादी पद की बात की गई। इसमें 76 में महान्यायवादी पद की बात की गई। फिर अनुच्छेद 148 में इसमें कैग क्या मतलब महानियंत्रक लेखक परीक्षक होते हैं जो CAG महानियंत्रक लेखा परीक्षक। तो देखते हैं महान्यायवादी 76 में महान्यायवादी पद की बात की गई है। फिर 148 में CAG महानियंत्रक लेखा परीक्षक, इसमें बात किए गए हैं। फिर आइए देखते हैं हम राज्यपाल पे। राज्यपाल में अनुच्छेद 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। 152 में राज्यपाल की परिभाषा है। राज्यपाल की परिभाषा है। एक 152 अनुच्छेद में राज्यपाल की परिभाषा है।
फिर इसके बाद 153 में है राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल। 153 में बताया गया है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति होती है, यह मतलब जो मुख्यमंत्री होते हैं मतलब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो होते हैं कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको राज्यपाल की नियुक्ति होती है हर राज्यों में। और राज्यपाल कौन भेजता है? राष्ट्रपति इनको भेजता है कि हर राज्य में जाइए, देखिए कि मतलब मुख्यमंत्री जो है वहाँ की कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं संविधान के खिलाफ, इसलिए इनको हर राज्य में मतलब राज्यपाल की नियुक्ति होती है। फिर इसके बाद 154 में बात किया गया है इनकी क्या कहते हैं कि शक्ति की बात की गई है। 154 में शक्ति की बात की गई है, शक्ति की बात की गई है। 154 में शक्ति की बात की गई है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 155 में इनका निर्वाचन कैसे होता है, राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होता है, इनका निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन। अनुच्छेद 155 में इनका निर्वाचन होता है। फिर अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति होती है। इसमें 161 में राज्यपाल, इनमें 161 में क्षमादान की शक्ति होती है, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान। राज्यपाल देखिए जो अनुच्छेद है यह राष्ट्रपति जो हमने बताया था पिछले वीडियो में, उनसे थोड़ा रिलेटेड भी है ताकि आप लोग को याद करने में भी सरलता बनी रहेगी इसमें भी। अब फिर इसके बाद आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में 3 अनुच्छेद है, 163, 164, 165। 163 में क्या बात किया गया है? मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इसमें मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्रिपरिषद का गठन। में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इनका क्या काम होता है? ये जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है उनकी सहायता के लिए इनका गठन होता है। फिर इसके बाद 164 में बात किया गया है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति करना। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्ति करना। नियुक्त करना। एक 164 में बात किया गया है राज्यपाल द्वारा नियुक्त करना। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है यह राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, बात की गई 164 में। फिर इसके बाद अनुच्छेद 165 में बताया गया है 165 में महाधिवक्ता। मंत्रिपरिषद में 165 में बताया गया है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता एक बार फिर से देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद में 163 में बताया गया है मंत्रिपरिषद का गठन जो राज्यपाल की सहायता करते हैं। फिर इसके बाद 164 में मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त करना। फिर इसके बाद 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। ठीक है। फिर इसके बाद आइए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में हमारा 4 अनुच्छेद है, 168, 170, 171, फिर 169। 168 में क्या बात किया गया है? इसमें राज्य का विधानमंडल का गठन होता है। इसमें 168 में विधानमंडल।
168 में विधानमंडल का गठन। 168 में क्या बताया गया है? विधानमंडल का गठन। फिर इसके बाद 170 में बताया गया है विधानसभा की संरचना कैसे होती है। विधानसभा की संरचना कैसे होती है 170 में बताया गया विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना। फिर 171 में बताया गया है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना। देखिए विधानमंडल जैसे केंद्र सरकार में जब कानून बनाते हैं, संसद के जैसे 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ऐसे जो हमारा विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। उसी तरह राज्य में भी कानून बनता है, विधानमंडल बनाता है। तो विधानसभा जो होता है यह 28 स्टेट में होते हैं, और जो विधान परिषद होता है यह टोटल सिर्फ 7 राज्य में पड़ते हैं। विधान परिषद की संरचना जो है, विधान परिषद की संरचना सिर्फ 7 स्टेट में है। तो विधान परिषद जो है 6 स्टेट में पड़ते हैं, 6 राज्य में पड़ते हैं विधान परिषद। फिर इसके बाद 169 में बताया गया है विधान परिषद का गठन कैसे होता है। 169 में बताया गया है विधान परिषद का गठन। विधान परिषद का गठन। में विधान परिषद का गठन है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं विधानमंडल में। 168 में विधानमंडल का गठन। फिर इसके बाद 170 में विधान सभा की संरचना, जो हमारे 28 स्टेट में करते हैं। और 171 में विधान परिषद की संरचना, यह जो हमारे 6 राज्य में पड़ते हैं। 6 राज्य में विधान परिषद जो है हमारे 6 राज्य में पड़ते हैं। फिर इसके बाद हम 169 में बताया गया विधान परिषद का गठन कैसे होता है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जैसे हमारे भारत सरकार में जो चुनाव होता है, चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग करवाता है। निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था। 25 जनवरी 1950 में हुआ था। जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 में हुआ था। यानी 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। निर्वाचन आयोग की बात की गई है। निर्वाचन आयोग की बात किया गया है। तो एक बार हम फिर से पुनः रिपीट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो था, इसमें 3 आर्टिकल थे, 124, 131, 137। 124 में बताया गया था सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है 124 में। फिर 131 में बताया गया है मूल आरंभिक अधिकार। फिर इसके बाद 137 में क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन। फिर इसके बाद महान्यायवादी की बात की गई है। महान्यायवादी में 2 आर्टिकल से, एक 76, एक है 148। 76 में महान्यायवादी पद की बात की गई है। फिर 148 में बात किया गया है CAG, जिसे टैग बोलते हैं, महानियंत्रक लेखा परीक्षक। फिर आइए देखते हैं राज्यपाल। राज्यपाल में 152 में राज्यपाल की परिभाषा की बात की गई है। 153 में फिर बात किया गया है राज्यों में राज्यपाल। फिर इसके बाद 154 में राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है, उनकी पावर की बात की गई है। 154 में शक्ति
फिर इसके बाद अनुच्छेद 155 में इनका निर्वाचन कैसे होता है, राज्यपाल का निर्वाचन कैसे होता है, यह 155 में बात किया गया है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति की बात की गई। फिर आइए देखते हैं हम अपना मंत्रि परिषद जो है 163 में मंत्रि परिषद का गठन हुआ है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त करना, 164 में मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त करना। फिर इसके बाद अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की बात की गई है। फिर राज्य विधानमंडल, इसमें कानून कैसे बनता है, राज्य में कौन कौन बनाता है, यह बात किया गया है। 168 में विधानमंडल का गठन कैसे होता है, अनुच्छेद 168 में बात किया गया है। 168 में विधानमंडल। फिर 170 में विधानसभा की संरचना की बात की गई है। फिर 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है। फिर 169 में विधान परिषद का गठन कैसे होता है, 169 में। फिर इसके बाद देखते हैं निर्वाचन आयोग भारत सरकार में जो चुनाव होता है वह निर्वाचन आयोग करवाता है। इनका गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ था और किस आर्टिकल के तहत बात किया गया है, 324 में निर्वाचन आयोग की बात की गई है। तो आप लोग एक बार से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में बताते हैं आप लोग को। तो आइए देखते हैं, हमने नेक्स्ट लाइन पे लिख लिया है कुछ अनुच्छेद। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में 3 अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट, 214, 216, 231। 214 में बात किया गया है राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था, मतलब राज्यों में एक हाई कोर्ट की व्यवस्था के लिए 214 में बात किए गए हैं। इस समय हमारे देश में टोटल जो हाई कोर्ट है 25 है। टोटल हाई कोर्ट जो हमारे देश में है टोटल 25 है। तो 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। फिर इसके बाद 216 में बताया गया है उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, 214 में उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन यह किसके परमिशन से होता है, संसद के परमिशन से ये होता है। उच्च न्यायालय का गठन संसद की परमिशन से होता है। फिर इसके बाद 231 में बताया गया है, 231 में बताया गया 2 या 2 से अधिक एक राज्य में हाई कोर्ट, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट के, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट, मतलब इसका क्या कहने का मतलब है 231 में, जैसे किसी राज्य में एक हाई कोर्ट है तो वह एक राज्य के लिए ही नहीं परमिशन है, वह अदर राज्य को भी देख सकता है, मतलब वह अदर राज्य का भी देखभाल कर सकता है जो हमारा उच्च न्यायालय है। तो फिर इसके बाद आइए देखते हैं केंद्र और राज्य संबंध। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ आप लोग पढ़े होंगे या टीचर सर आप लोग को पढ़ाए होंगे, 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जो होता है केंद्र सरकार कानून बनाता है और संघ सूची जो होता है राज्य सरकार बनाता है। समवर्ती सूची जो होता है दोनों मिल करके मतलब यह है कानून बनाते हैं। तो 249 में यही बात किया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। 249 में बात किया गया है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, राज्य के बीच संबंध, बीच संबंध। 249 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की बात की गई है। फिर इसके बाद 262 में बात किया गया है
नदी जल विवाद। नदी जल विवाद जैसे किसी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई नदी जल विवाद हो जाता है तो वह 262 में लिखा गया है। 262 में नदी जल विवाद, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद 262 में नदी जल विवाद। फिर इसके बाद 263 में बताया गया है अंतर्राज्यीय व्यवस्था। 263 में अंतर्राज्यीय व्यवस्था, अंतर्राज्यीय परिषद या व्यवस्था, परिषद। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। फिर इसके बाद 266 में बताया गया है संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि। ये क्या होता है संचित निधि? यह जो केंद्र सरकार राजस्व कर वसूली टैक्स मतलब करके डिपॉजिट करता है तो वह 267 यही संचित निधि है। फिर 268 मतलब 267 में आकस्मिक निधि बताया गया है। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि यह है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि जैसे केंद्र सरकार, आकस्मिक निधि जैसे हमारे भारत सरकार में कोई अचानक से कोई कार्य पड़ जाता है तो वह आकस्मिक निधि होता है। यह किस में बताया गया है? 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि। फिर इसके बाद 280 में बताया गया है 280 में वित्त आयोग। 280 में वित्त आयोग, इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच करों की समझौता होती है। 280 में वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग। 280 में बताया गया है वित्त आयोग। आइए देखते हैं 280 में बताया है वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। इसमें केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य के बीच करों का विभाजन होता है। 280 में वित्त आयोग का गठन। फिर इसके बाद 312 में बात किया गया है अखिल भारतीय सेवा। 312 में अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा 312 में अखिल भारतीय सेवा है। फिर इसके बाद 315 में यूपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी। यह यूपीएससी जो हमारे भारत में जो प्रशासनिक कुछ पद होते हैं वह 315 में बातें किया गया है। 315 में बात किया गया है जिसको आप कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें जो 315 इसमें 3 पोस्ट होते हैं, आईएएस और एक होता है आईएफएस होता है, एक आईपीएस होता है। आईएएस मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और आईएफएस मतलब ये जो फॉरेस्ट मतलब वन विभाग होते हैं और आईपीएस के पुलिस विभाग होते हैं। यह तीनों जो पोस्ट है यह 315 में बताए गए। एग्जाम में पूछता भी है मतलब अखिल भारतीय सेवा जो है
देखिए अखिल भारतीय सेवा में मतलब कौन से ऐसे पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट आते हैं, तो जो हमने बताया है IAS और IPS और IFS करके 3 ऑप्शन दे देगा, और इसमें से कोई अगर कोई दूसरा ऑप्शन दे देता है तो आप लोग को पूछता है 315 में UPSC संघ लोक सेवा आयोग। फिर आइए देखते हैं SC और ST आंग्ल भारतीय, इसमें क्या बात किया गया है। इसमें जो अनुसूचित जनजातियाँ होती है और पिछड़ी जो जातियाँ होती हैं उनकी कुछ आरक्षण की बात की गई है। तो देखते हैं क्या करके 330 में है लोकसभा SC और ST की आरक्षण। लोकसभा SC और ST आरक्षण की बात है। आरक्षण 330 में है लोकसभा SC और ST की आरक्षण, और इसमें 331 में है विधान 330 में है लोकसभा SC ST का आरक्षण, और इसमें 331 में विधान परिषद SC ST का आरक्षण। विधान परिषद नहीं, विधान परिषद नहीं, विधानसभा है। विधानसभा 331 में बात किया गया है। 331 में बात किया गया है। 331 में बात किया गया है लोकसभा। एक मिनट फिर से देख लीजिए, कंफ्यूज हो जा रहा है। 330 में लोकसभा SC और ST का आरक्षण की बात की गई है, और 331 में जो बात किया गया है लोकसभा आंग्ल भारतीय की आरक्षण की बात की गई है। 331 में लोकसभा आंग्ल भारतीय के आरक्षण की बात की गई है। लोकसभा आंग्ल भारतीय, जिसे आप बोलते हैं एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय आरक्षण। इसके बाद 332 में बताया गया है विधानसभा में SC और ST का आरक्षण की बात की है। विधानसभा SC और ST आरक्षण की बात इसमें की गई है। फिर इसके बाद 333 में विधानसभा आंग्ल भारतीय के आरक्षण की बात की गई है। आंग्ल भारतीय के आरक्षण की बात की गई है। विधानसभा आंग्ल भारतीय की आरक्षण की बात की गई है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको याद करने का। जो 330 और 331 है, इसमें देखिए लोकसभा में 330 में SC और ST आरक्षण की बात की गई है, और 331 में जो है लोकसभा आंग्ल भारतीय आरक्षण की बात की गई है। और 332 और 333 में देखिए दोनों विधानसभा की बात की गई है, जिसमें 332 में विधानसभा SC और ST की बात की गई है, और 333 में विधानसभा आंग्ल भारतीय की बात की गई है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 338 में बात किया गया है क्या कहते हैं कि SC आयोग की गठन हुआ है। इसमें 338 में बात किया गया है SC आयोग का गठन। SC आयोग गठन 338 में बात किया गया है SC आयोग का गठन। फिर इसके बाद 338 में बात किया गया है ST आयोग का गठन, मतलब अनुसूचित जनजातियाँ, इसमें ST आयोग का गठन हुआ है। 338 के ए में देखिए 338 ए है ये ST आयोग का गठन। फिर इसके बाद 340 में बात किया गया है OBC आयोग का गठन।
ओबीसी आयोग। देखिए इसमें जो एससी और एसटी की आरक्षण की बात की गई है, इसमें जो कुछ पद आते हैं हमारे भारत सरकार में, इनको एक मतलब इनके लिए एक विशेष पदों की जो भर्ती आती है, कुछ पद खाली स्थान जो हमारे समाज में पिछड़ी जात है उनके लिए आरक्षण की बात की गई, ताकि ये हमारे उच्च वर्ग के लोगों के साथ अपना तालमेल बैठा सके। यही बात किया गया है इस संक्षेप में। फिर इसके बाद आइए देखते हैं राजभाषा। हमारे भारत की जो राजभाषा है हिंदी है, आप लोग सब जानते ही हैं। तो यह 343 में बात की गई है, जो हमारे भारत संविधान में इसको दर्जा दिया गया है। हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है, यानी राष्ट्रभाषा यानी हमारा हिंदी है। और हमारी लिपि कैसी है? हमारी जो भाषा है हिंदी हो गई, और जो हमारी लिपि है वह देवनागरी है, यानी लिपि हमारी कैसी है? देवनागरी है। 343 में बताया गया है, जो हमारा 343 में जो हमारा राष्ट्रीय भाषा है वह हिंदी है, और हमारी जो लिपि है वह देवनागरी है। तो एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। जो 214 में बताया गया है, 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट की व्यवस्था। 216 में बताया गया है उच्च न्यायालय। फिर 231 में बताया गया है 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट एक। फिर इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताया गया है 249 में, केंद्र और राज्य के बीच संबंध। फिर इसके बाद 262 में नदी जल विवाद बात की गई है। फिर इसके बाद 263 में बात किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद। फिर इसके बाद 266 में बात किया गया है संचित निधि। फिर 267 में बात किया गया है आकस्मिक निधि बात की गई है, आकस्मिक निधि। 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई है। फिर 280 में वित्त आयोग का गठन हुआ है। फिर 312 में अखिल भारतीय सेवा की बात की गई है। फिर 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है। 315 में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई। फिर इसके बाद देखते हैं एससी और एसटी आंग्ल भारतीय। इसमें 330 में लोकसभा एससी और एसटी आरक्षण पदों की बात की गई है इसमें। फिर इसके बाद 331 में लोकसभा आंग्ल भारतीय आरक्षण की बात की गई है। इसको आप लोग देखिए याद कर सकते हैं। इसमें 330 और 331 में लोकसभा की बात की गई है। फिर इसमें 332 और 333 में विधानसभा की बात की गई है। तो 332 में विधानसभा एससी और एसटी के आरक्षण की बात की गई है, और 333 में विधानसभा आंग्ल भारतीय की बात की गई है। फिर 338 में एससी आयोग का गठन हुआ है। फिर 338 के ए में एसटी आयोग का गठन हुआ है। फिर इसके बाद 340 में ओबीसी आयोग का गठन हुआ है। फिर इसके बाद हमारा जो है राजभाषा है। राजभाषा जो है 343, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा बोलने वाली हिंदी है, और हमारी लिपि कैसी है? देवनागरी है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आप लोग को नेक्स्ट लाइन में कुछ 3-4 अनुच्छेद बचे हैं उसको बताते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा इतना ही अनुच्छेद बचा है। आपातकाल और संविधान संशोधन। देखिए आपातकाल ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। 352, 356 और 360। देखिए 352 में क्या बात किया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल।
देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कब हमारे देश में लगता है, जैसे किसी हमारे देश और किसी दूसरे देश से युद्ध हो या दंगा फसाद होता है, तो यह 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। फिर इसके बाद 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन। में राष्ट्रपति शासन, यह कब लगता है, यह क्या कहते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री अगर कोई काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, वहाँ की जो राज्य व्यवस्था है, मूल ढांचा है, वहाँ की भंग हो चुकी है, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है 356 के तहत। फिर इसके बाद 360 में क्या बात किया गया है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल इसमें बात किया गया है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360 के तहत बात किया गया है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है, जैसे हमारे देश में भुखमरी हो या फाइनेंशियल इनकम की कमी हो जाती है, तो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल में लगता है। देखिए राष्ट्रपति जो आपातकाल है अभी हमारे देश में 3 बार लग चुका है, और राष्ट्रपति शासन यह कई बार लग चुका है, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल अभी हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार हमारे भारत में लग चुका है, या वित्तीय आपात कितनी बार लग चुका है, या राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, तो एग्जाम में पूछता है। फिर इसके बाद आइए देखते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 में हमारा बताया गया है संविधान संशोधन, या जैसे समय के साथ साथ अगर हमारे संविधान में कुछ बदलाव करना हो तो यह 368 के तहत बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। में बात किया गया है संविधान संशोधन। और 370 आप लोग जानते हैं, 370 इस समय बहुत चर्चे में था, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर 370 में हमारा है जम्मू कश्मीर। फिर एक बार देख लेते हैं आपातकाल 352, 356, 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, जो हमारे भारत में 3 बार लग चुका है, हमारे भारत में 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, जो यह कई बार लग चुका है, कई बार लग चुका है। और 360 में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा है हमारे देश में। फिर संविधान संशोधन में 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, 370 में जम्मू कश्मीर की बात की गई। ठीक है, हमारा अनुच्छेद यहीं पूरा कंप्लीट होता है। आप लोग देखिए, इसको डरिएगा मत, कैसे याद किया जाएगा। आप लोग 55, 6 या 10 डेली याद करिए। इसको कापी में 2-3 बार नोट करेंगे, नोट करके लिखेंगे, तभी यह याद होगा, क्योंकि यह एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो, अगर वहाँ संविधान से क्वेश्चन बन रहा है, तो संविधान से क्वेश्चन बन रहा है तो 2-3 पक्का मान के चलिए अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा अनुच्छेद यहीं कंप्लीट होता है। और 1 से जो 50 तक अनुच्छेद है, आपको डीके सर बताया ही है, ये बता रहे होंगे। तो हमारा अनुच्छेद यही पूरा कंप्लीट होता है। तो फिर लास्ट में वही आप लोग से रिक्वेस्ट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करिए और शेयर करिए, और व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आप लोग चलाते हैं उस पर जा कर के इसको स्टेटस लगाइए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं। जय हिंद।